नमस्कार साथियों, स्टडी पॉइंट 99.9 में आप लोगों का स्वागत है साथियों। आइए आज हम मोटर की गति नियंत्रण को देखेंगे साथियों। मोटर की गति को नियंत्रण कैसे किया जाता है साथियों। यहाँ तक 4 बिंदु स्टार्टर तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। कहाँ तक पढ़ लिया साथियों? 4 बिंदु स्टार्टर तक हम लोगों ने पढ़ लिया है साथियों। वीडियो को शुरू करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं कि किन किन परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। खासकर साथियों इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से जितने भी परीक्षाएं होते हैं उन लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है साथियों। और खासकर यूपी पीसीएल और एएलपी टेक्नीशियन, ठीक है साथियों, उनके लिए एकदम इम्पॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। क्योंकि ये जो नोट तैयार किया गया है साथियों, यह नोट खाली वनडे एग्जाम के लिए यह तैयार किया गया है। और आप लोग कोई भी प्रैक्टिस सेट, चाहे टेक्स्ट बुक हुआ, चाहे किसी भी एप्लीकेशन का या किसी भी क्लासेस का आप लोग टेस्ट दीजिएगा, उसमें अधिक से अधिक प्रश्न इस वीडियो से आपको देखने को मिल जाएगा साथियों। अगर विश्वास नहीं है तो इस पीडीएफ को सिर्फ आप पढ़ के एक बार आप क्या करिए साथियों, जाके प्रैक्टिस सेट दीजिए। अगर अधिक से अधिक क्वेश्चन ना फंसे तो फिर कहिएगा। चलिए साथियों हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि ऊपर हेडिंग आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ लिखा हुआ है मोटर की गति नियंत्रण। क्या लिखा हुआ है साथियों? मोटर की गति नियंत्रण। जैसे कि साथियों गति नियंत्रण का मतलब आप लोग जानते ही होंगे कि किसी भी मोटर हुआ, मोटर की गति को आवश्यकता अनुसार बढ़ाया या घटाया या गति नियंत्रण कहलाता है, ठीक है। मतलब अगर हम मोटर की गति को आवश्यकता अनुसार बढ़ाना या घटाना क्या होगा साथियों? गति नियंत्रण कहलाएगा। अब साथियों गति नियंत्रण किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो साथियों यहाँ जैसे कि आप लोग एक समीकरण बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ईबी बराबर के फाई एन, ठीक है। यहाँ के जो होता है क्या होता है? नियतांक है, फाई चुंबकीय फ्लक्स है, एन क्या है साथियों? गति है। एन क्या है साथियों? गति है। अब साथियों इसमें जो डीसी मोटर होता है वो किन बातों पर निर्भर करता है, ये वाला आप लोग समीकरण याद रखिएगा, बाकी कोई नहीं याद रहेगा, आपका काम चल जाएगा साथियों, ठीक है। जैसे कि देखिए एन समानुपाती ईबी साथियों, परीक्षा में ऐसे ही सवाल पूछा जाता है। पूछेगा डीसी मोटर की गति बैक ईएमएफ के व्युत्क्रमानुपाती होती है या समानुपाती होती है या क्या होता है। तो ऐसे ही परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाए जाते हैं। तो इसको जब याद रहेगा आपको तो आप कहीं नहीं फंसेंगे। मोटर की गति नियंत्रण विधि का मतलब है एन समानुपाती ईबी बटे फाई। आया कहाँ से? के को हमने क्या किया साथियों? के को हम यहाँ जो नियतांक है उसको क्या किया साथियों? हमने समानुपाती में बदल दिया, यानी ईबी बटे क्या हो गया साथियों? फाई हो गया। क्या हो गया? ईबी बटे फाई हो गया। अब साथियों यहाँ ईबी यानी बैक ईएमएफ है, ठीक है। यहाँ फाई जो है चुंबकीय फ्लक्स है। तो साथियों आप लोग इसी से देख पाएंगे कि अगर फ्लक्स को हम लोग क्या करते हैं, नियत रखते हैं, तो एन समानुपाती ईबी होगा, और नहीं तो एन व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा? 1/फाई होगा। तो साथियों इससे एक समीकरण बनता है। आप लोग परिभाषा अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि डीसी मोटर की गति बैक ईएमएफ के अनुक्रमानुपाती तथा फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है साथियों। फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये समीकरण आप लोग याद रखिए, चाहे ये सब याद रहें या न याद रहें, ठीक है। तो चलिए नीचे चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि इसके गति को नियंत्रण कैसे करेंगे। पहला नंबर डीसी शंट मोटर गति नियंत्रण, ठीक है। क्या है साथियों? आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि शंट मोटर जो होता है उसकी गति नियंत्रण कैसे किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक विधि लिखा हुआ है, आर्मेचर नियंत्रण विधि। साथियों इसको हम जूम करके पहले देखते हैं, ठीक है। पहले जूम करके देखेंगे, उसके बाद इसको समझेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ दिया हुआ है आर्मेचर नियंत्रण विधि। अब साथियों जाहिर सी बात है, अगर आर्मेचर नियंत्रण विधि तो पहले हम आर्मेचर को क्या करेंगे? नियंत्रित करेंगे, ठीक है। अब आर्मेचर नियंत्रण विधि में जैसे कि यहाँ शंट, हम क्या पढ़ रहे हैं साथियों? शंट मोटर। शंट मोटर में आप जानते हैं उसका फिगर इसी तरह से बनता है, ठीक है। यहाँ आर्मेचर लगा होगा, यहाँ क्या होगा? शंट फील्ड लगी होगी, ठीक है। यहाँ क्या होगा आपको स्रोत से जुड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए आर्मेचर जो है, ये आर आप लोग जान रहे हैं आर्मेचर प्रतिरोध होता है, ठीक है। ईबी बैक ईएमएफ है। यहाँ देखिए आप लोग एक हम क्या करते हैं, इस आर्मेचर के श्रेणी क्रम में एक क्या करते हैं? परिवर्तित प्रतिरोध लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं साथियों? परिवर्तित प्रतिरोध। क्या लगाते हैं? परिवर्तित प्रतिरोध। अब परिवर्तित प्रतिरोध का मतलब ये होता है, अगर हम साथियों अगर प्रतिरोध का मान बढ़ाते हैं तो मान लीजिए आर का मान हम क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। आर का मान हम क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है धारा का मान क्या होगा? घटेगा, ठीक है। अगर धारा का मान बढ़ा रहे हैं तो आर का मान क्या होगा साथियों? घटेगा। यानी एक दूसरे के क्या कर रहे हैं? विपरीत काम कर रहे हैं। तो
यहाँ देखिए हम क्या करते हैं, अगर आर का मान बढ़ाएंगे तो धारा का मान घटेगा, तो आर्मेचर ऑटोमेटिक क्या होगा साथियों, धीरे धीरे इसकी चाल क्या होगी साथियों, कम होती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ आर्मेचर नियंत्रण विधि में यही हमसे सवाल यही पूछा जाएगा कि कि संट मोटर के, ठीक है, गति नियंत्रण में हम परिवर्तित प्रतिरोध कहाँ लगाते हैं, समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो साथियों यहाँ हम आर्मेचर के क्या कर रहे हैं, श्रेणी क्रम में लगा रहे हैं। ठीक है साथियों, यहाँ देखिए नीचे एक पॉइंट दिया हुआ है, अब इसको थोड़ा सा हम लोग छोटा करते हैं साथियों। देखिए यहाँ छोटा करते हैं, अब चीज़ों को ध्यान से समझते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्योंकि साथियों इसी से सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत। ये समीकरण आपने ऊपर पढ़ ही लिया। ठीक है, यह समानुपाती EB बटे क्या होता है, फाई होता है। अब EB के स्थान पर अगर आपने मोटर को ढंग से पढ़ा होगा, इससे सवाल लगाया होगा, तो आपको एक चीज़ हमने बताया था, EB बराबर क्या होगा साथियों, EB बराबर होता है V माइनस IA इंटू RA, यानी आर्मेचर प्रतिरोध, आर्मेचर धारा, और यहाँ हो गया आर्मेचर प्रतिरोध। ठीक है, यहाँ V है, तो यहाँ V जो है साथियों, उसी के स्थान पर हमने क्या किया, EB के स्थान पर 1 रख दिया, फाई के स्थान पर A रख दिया। ठीक है, अब इसका मेन उद्देश्य क्या है साथियों, यहाँ देखिए नीचे दिखाया गया है। मेन उद्देश्य ये होता है कि साथियों अगर ये जो आर्मेचर ए है हमारे पास RA है, ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रतिरोध जोड़ रहे हैं, जो कि इस समीकरण से आप देख पा रहे हो। ठीक है, अब यहाँ देखिए वही समीकरण है। ठीक है, यहाँ एन समानुपाती EB हो गया है। ठीक है, क्योंकि फाई यहाँ नियत रख दिए। अब इसी समीकरण से एन समानुपाती V माइनस IA RA इतना होता है। अब RA के जगह पे मतलब आर्मेचर में हम क्या कर रहे हैं, एक एक्स्ट्रा क्या कर रहे हैं, प्रतिरोध जोड़ रहे हैं। तो साथियों यहाँ जब एक्स्ट्रा प्रतिरोध जोड़ रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, इसी से हम क्या करेंगे, इसका गति का नियंत्रण करेंगे। ठीक है साथियों, तो यहाँ देखिए यहाँ एक पॉइंट दिया भी हुआ है, यह सामान्य गति से कम गति पर नियंत्रण करने के लिए इसको हम प्रयोग करते हैं। और साथियों इसका दूसरा नाम यह भी होता है कि यह नियत फ्लक्स विधि होती है। क्या होती है साथियों, इसको नियत फ्लक्स विधि भी कहते हैं। अब साथियों इसको टार्क देख लेते हैं, यानी बल आघूर्ण। ठीक है, बल आघूर्ण में क्या होता है, बल आघूर्ण ताऊ बराबर क्या होगा साथियों, जिसको टो भी कहते हैं, टो बराबर क्या होता है साथियों, K फाई N। फाई को हम लोग क्या करेंगे साथियों, यह नियतांक है। ठीक है, तो यहाँ जो हमारे पास फाई आई है, इसको साथियों क्या करेंगे, हम नियत रखेंगे। ठीक है, इसे हम नियत टार्क विधि भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ जो शक्ति दिया है, शक्ति P बराबर EB बटे IA होता है। क्या होता है साथियों P बराबर EB बटे IA। अब इसमें EB को हम क्या करें, यहाँ इसमें IA आर्मेचर धारा को हम नियत करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, N समानुपाती क्या होगा साथियों, EB के होगा। अब इस N के जगह पे हम क्या रखें, EB के जगह पे हम क्या रखेंगे, P रखेंगे, तो P समानुपाती N। साथियों ये चीज़ चाहे आपको याद रहे या न रहे, लेकिन ये चीज़ होना चाहिए। इस चीज़ का मतलब ये होता है कि ये जो शक्ति होती है वह क्या होता है, गति के समानुपाती होता है। क्या होता है साथियों, गति के समानुपाती होता है। ठीक है, अब इसके ग्राफ को हम हल्का फुल्का देख लेते हैं। ग्राफ देखिए, टार्क और जो गति होगा उसके बीच जो हाँ, टार्क और जो यहाँ रेटेड सामान्य गति के बीच जो ग्राफ बनेगा इस तरह से बनेगा। यहाँ देखिए शक्ति, टार्क और गति के बीच का जो ग्राफ बनेगा साथियों इस तरह से बनेगा। शक्ति और देखिए यहाँ जो N है, ठीक है, मतलब गति, इसके बीच जो ग्राफ बनेगा इस तरह से बनेगा साथियों। इसके पहले वाले वीडियो में हमने ग्राफ को बताया था कि कौन सा ग्राफ कैसे होता है। तो देखिए P समानुपाती N रहता है, तो इसका ग्राफ इस तरह से बनता, हमेशा बनेगा इसी तरह से, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये ग्राफ जो होगा, अगर पूछ लेगा कि P और N मतलब शक्ति और गति के बीच जो ग्राफ बनता है कैसा बनता है, रेखी बनता है, परवलयाकार बनता है, या और कोई पूछ दे, तो हमारा जो एक गति जो ग्राफ बनेगा कैसा बनेगा साथियों, रेखी बनेगा। कैसा बनेगा, रेखी, क्योंकि इस तरह से जो ग्राफ बनता है उसको हम क्या कहेंगे, रेखी कहेंगे। ठीक है, तो आगे देखिए, आगे हमने आर्मेचर नियंत्रण विधि देखा, अब हम देखेंगे फील्ड नियंत्रण विधि। ठीक है, अगर हम आर्मेचर नियंत्रण विधि को देख भी सकते हैं तो फील्ड नियंत्रण विधि भी जान सकते हैं, क्योंकि अब इसके फील्ड में साथियों क्या करेंगे, इसके फील्ड में एक परिवर्तित प्रतिरोध लगाएंगे। क्या करेंगे, इसके फील्ड में एक परिवर्तित प्रतिरोध लगाएंगे। अब साथियों देखिए N समानुपाती EB, N के जगह पे हमने V माइनस IA RA रखा, जिसको नियत रखेंगे, बटे फाई को नियत रखेंगे। इसमें ज़्यादा कुछ हमको जानना नहीं है, सवाल जो फंसेगा, जो बनेगा साथियों वो फंसेगा कि फील्ड नियंत्रण विधि में हम लोग परिवर्तित प्रतिरोध को कहाँ लगाते हैं। तो आप कहेंगे कि यहाँ जो होता है, जो फील्ड है उसके समांतर क्रम में हम लोग क्या करते हैं, इसको समांतर क्रम, श्रेणी क्रम में हम इसको क्या कहेंगे, परिवर्तित प्रतिरोध लगाते हैं। कहाँ, शंट फील्ड के
ठीक है। अगर आर्मेचर के पूछेगा तो क्या कहेंगे आप, समांतर के कहेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब इसका यूज कहाँ करते हैं, इसका यूज करते हैं हम लोग सामान्य गति से अधिक गति के लिए। कहाँ करते हैं साथियों, सामान्य गति से अधिक गति के लिए इसका हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे इसमें भी टार्क है, तो टार्क सब चीज़ वही है साथियों जो हमने पहले बताया है। मतलब ये यहाँ देखिए, इसके यन समानुपाती 1/5, यन समानुपाती 1/5, यन समानुपाती 1/n, जो फाई होगा इसके भी व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक है। आप देखिए सारे के सारे चीज़ वही हैं जो ऊपर हम लोगों ने बताया है इसमें भी, तो इसलिए इसे पावर विधि भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए EBIA नियत है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे साथियों, पावर विधि भी कहेंगे, ठीक है। अगर इस चीज़ को आप, इसमें ज़्यादा कुछ आपसे पूछेगा नहीं, नाम पूछ देता है खाली, ठीक है। नाम पूछेगा कि मतलब ये पूछ देगा कि फील्ड नियंत्रण विधि को हम कौन सा विधि कहेंगे, तो आप अगर फील्ड नियंत्रण विधि को पावर विधि भी कहते हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो आप चलिए इस ग्राफ को, एक ही ग्राफ से पूरे चीज़ को हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ जो ग्राफ है थोड़ा सा गौर कीजिएगा आप लोग और ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो ग्राफ बना हुआ है साथियों, ये ग्राफ अगर आप लोग ध्यान से नहीं समझेंगे तो समझ में नहीं आएगा। देखिए ग्राफ यहाँ से यहाँ तक पहले आया है, मतलब यहाँ हम बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए आपको P समानुपाती n लिखा हुआ है, क्या हुआ है, P समानुपाती n। तो साथियों ये जो ग्राफ बनता है आप लोग जानते हैं, ऐसी स्थिति में ग्राफ हमारा रेखी बनता है, ठीक है। जो यहाँ से यहाँ तक के ग्राफ ये बन गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ अगर P को हम नियत रखते हैं, अब जो यहाँ टार्क वाला ग्राफ बनता है, टार्क अगर यहाँ जो आपको टार्क दिया है, टार्क समानुपाती 1/n दिया है ना, इसका ग्राफ जो बनता है इस तरह से बनता है। कैसा बनेगा, इस तरह से ग्राफ बनेगा, ठीक है। जो कि यहाँ से यहाँ तक इसका है और यहाँ से यहाँ तक क्या है, टार्क का है, ठीक है। अब देखिए यह सामान्य गति है, यह आर्मेचर नियंत्रण विधि है, ठीक है। और यह क्या है, फील्ड नियंत्रण विधि है, ठीक है साथियों। ये ग्राफ आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। अब चलते हैं DC सीरीज मोटर की गति नियंत्रण विधियों के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, विधि। जो यहाँ देखिए आप लोग लिखा हुआ है कि DC सीरीज मोटर की गति नियंत्रण विधि, ठीक है। पहला फील्ड डाइवर्टर विधि, ठीक है। आर्मेचर डाइवर्टर विधि, यहाँ देखिए वोल्टेज नियंत्रण विधि, यहाँ फील्ड डैम्पिंग विधि, यहाँ सीरीज पैरेलल विधि, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे साथियों, अब देखेंगे। तो चलिए साथियों आगे चलते हैं। आगे देखेंगे हम ये जो वार्ड लियोनार्ड है, ठीक है। वार्ड लियोनार्ड गति नियंत्रण विधि होता है, ठीक है। ये लियोनार्ड होता है साथियों। तो थोड़ा सा गलत हो गया होगा, तो लिखने में थोड़ा गलती हो गई होती, तो आप लोग इस चीज़ को थोड़ा सा सुधार करते रहिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ दिया है वार्ड लियोनार्ड विधि होता है, लियोनार्ड, ठीक है। वार्ड लियोनार्ड विधि होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए इस गति के नियंत्रण के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं देखेंगे। तो चलिए देखिए शंट तथा कंपाउंड मोटर, ठीक है। इस विधि का प्रयोग हम कहाँ करेंगे साथियों, शंट तथा कंपाउंड मोटर में, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें 3 मशीन लगी होती हैं। एक AC मोटर होता है, DC जनरेटर होता है और DC मोटर होता है, ठीक है। ये चीज़ें हमें बार बार पूछा जाता है कि कौन सी विधि में हमें 3 मोटर की ज़रूरत पड़ती है या 3 मशीन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ ये विधि क्या होगा साथियों, आपको याद रखना होगा, ठीक है, ठीक है। ये तो महंगी प्रणाली, जनरल सी बात है कि ये आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि ये महंगी प्रणाली है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन यह देखिए यह दोनों दिशा में शून्य से अधिकतम गति नियंत्रण करता है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। कि यह दोनों दिशा में क्या करता है, शून्य से अधिकतम गति नियंत्रण रखता है। देखिए उपयोग जो होता है, उपयोग साथियों हमेशा इंपॉर्टेंट होता है और सबसे ज़्यादा कंफ्यूज उपयोग ही करता है, ठीक है। तो उपयोग आप लोग ध्यान से देखिएगा। उपयोग जो होता है स्टील मिल एवं पेपर मिल में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, स्टील मिल और पेपर मिल में साथियों, ठीक है। यहाँ देखिए हम लोग स्ट्रे छत देख लेते हैं। अब स्ट्रे छत भी पूछा गया है, ठीक है। आप जा करके कोई प्रैक्टिस सेट देखिएगा, उसमें ज़रूर आपको स्ट्रे छत देखने को मिल जाएगा। स्ट्रे छत हम लोग किसे कहते हैं, लव छत, और यांत्रिक छत को हम क्या कहेंगे, स्ट्रे छत कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, स्ट्रे छत। अब यांत्रिक छत क्या होता है, घर्षण के कारण, ठीक है, या वायु अंतराल के कारण, ठीक है, उसको यांत्रिक छत कहते हैं। और साथियों ये जो लव छत होता है ये स्थिर हानि होती है, ठीक है। ये हानि जो होती है ये स्थिर हानि होती है। आगे हानि हम लोग पढ़ेंगे, ट्रांसफार्मर में हानि को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए स्थिर छत देख लेते हैं। ये साथियों इस पर प्रश्न आया भी हुआ है, ठीक है। स्थिर छत में क्या होता है कि स्थिर छत बराबर लव छत प्लस यांत्रिक छत प्लस शंट फील्ड छत को हम क्या कहेंगे, स्थिर छत,
ठीक है, क्योंकि ये छतियाँ जो हैं ये क्या होती हैं, स्थिर रहती हैं। ठीक है, अस्थिर छति, आर्मेचर छति और सीरीज फील्ड छति। ठीक है, ये क्या है साथियों, अस्थिर छति हैं। ठीक है, यहाँ देखिए मोटर के लिए अधिकतम दक्षता, मोटर के लिए जो अधिकतम दक्षता कब होगी साथियों, जब फ्लक्स क्या होगा, वोल्टेज के आधा होगा। क्या होगा साथियों, फ्लक्स वोल्टेज के आधा होगा। अब जनित्र के लिए अधिकतम दक्षता ईबी, ठीक है, वह क्या होगा, 2V होगा। जो ईजी होगा उसका ईएमएफ जो होगा वो साथियों क्या होगा, 2V होगा। ठीक है, मतलब 2 गुना होगा वोल्टेज। अब देखिए ये जनरेटर और मोटर, ठीक है, 2 चीज़ अंतर है साथियों। ठीक है, इसको ध्यान से थोड़ा देखिएगा नहीं तो कन्फ्यूज हो जाएंगे। देखिए यहाँ लिखा है 2 मोटर को श्रेणी क्रम की जगह यदि समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो गति 4 गुना हो जाएगी। ये भी सवाल पूछा गया है। ठीक है साथियों, एकदम IMP सवाल है। ठीक है, 2 मोटर को यदि श्रेणी क्रम की जगह यदि समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो गति क्या होगी साथियों, 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, यहाँ देखिए स्थिर हानि, स्थिर हानि बराबर क्या होता है साथियों, अस्थिर हानि। स्थिर हानि बराबर क्या होगा साथियों, अस्थिर हानि। ठीक है, अब देखिए नीचे आइएगा, मोटर परीक्षण हम लोग करेंगे। ठीक है, DC मोटर का क्या करेंगे साथियों, परीक्षण करेंगे। क्या करेंगे साथियों, DC मोटर का परीक्षण। ठीक है, अब देखिए यहाँ प्रत्यक्ष परीक्षण, डायरेक्ट टेस्टिंग, क्या है साथियों, डायरेक्ट टेस्टिंग। तो देखिए मोटर की हानियाँ व दक्षता ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसका परीक्षण करते हैं। अब यहाँ देखिए यह परीक्षण पूर्ण लोड पर किया जाता है। कौन, प्रत्यक्ष परीक्षण, ध्यान रहिए इसी को डायरेक्ट पूछा गया है। ठीक है, यह परीक्षण पूर्ण लोड पर किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये परीक्षण यह DC सीरीज मोटर के लिए क्या होता है, लागू होता है। DC सीरीज मोटर के लिए क्या होता है साथियों, लागू होता है। यहाँ देखिए एग्जाम्पल जो है ब्रेक परीक्षण, ठीक है, कम क्षमता की मोटर के लिए किया जाता है। फील्ड परीक्षण जो होता है उच्च क्षमता की मोटर के लिए किया जाता है। यहाँ मोटर माइनस क्या होता है, जनरेटर सेट द्वारा किया जाता है। ठीक है, यहाँ जो मोटर है वो क्या होगा साथियों, जनरेटर सेट द्वारा होगा। ठीक है, यहाँ देखिए अप्रत्यक्ष परीक्षण, ठीक है, अप्रत्यक्ष परीक्षण, इनडायरेक्ट टेस्ट बोलते हैं इसको, या स्विनबर्न परीक्षण, ये देखिए ये भी पूछा गया है। ठीक है, अप्रत्यक्ष परीक्षण या स्विनबर्न परीक्षण एक ही परीक्षण होता है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान दीजिए। अब ये परीक्षण जो होता है साथियों, यह बिना लोड संयोजित के लिए यह परीक्षण किया जाता है। ठीक है, मतलब ये परीक्षण करते हैं तो इसको हम क्या करते हैं, बिना लोड के करते हैं साथियों। ठीक है, यहाँ देखिए यह सीरीज मोटर के लागू नहीं होता। क्या होता है, यह सीरीज मोटर के लिए लागू नहीं होता। और यहाँ देखिए यह नियत फ्लक्स मोटर के लिए लागू तथा शंट मोटर के लिए। ठीक है, यह क्या होता है, यह नियत फ्लक्स मोटर के लिए लागू और शंट मोटर के लिए लागू होता है। ठीक है, यहाँ देखिए ताप वृद्धि सीमा व कम्यूटेशन प्रभाव को लेकर यह परीक्षण संतोषजनक नहीं है। ठीक है, कम्यूटेशन और ताप जो होता है, ठीक है, इसके प्रभाव को लेकर के यह संतोषजनक नहीं है, मतलब उतना अच्छा खरा नहीं उतर पाता है। ठीक है, देखिए इसमें पावर खपत कम होती है। क्या होती है, पावर खपत कम होती है, किसमें, अप्रत्यक्ष यानी स्विनबर्न निर्भर परीक्षण में। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ देखिए हाफकिंस परीक्षण। साथियों इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये परीक्षा में पूछा जाता है, स्विनबर्न और हाफकिंग या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। ठीक है, ये सब चीज़ें पूछ दिया जाएगा आपको। तो यहाँ हाफकिंस परीक्षण देखिए, इसमें बैक टू बैक या रिजनरेटिव परीक्षण कहते हैं इसको। ठीक है, इसे बैक टू बैक या रिजनरेटिव परीक्षण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यह उच्च क्षमता की मोटरों के लिए उपयुक्त है। किसके लिए उपयुक्त है, यह उच्च क्षमता की मोटरों के लिए क्या साथियों, उपलब्ध हैं। ठीक है, यहाँ देखिए 2 समरूप प्रकार की शंट मशीन को संयोजित करके, ठीक है, शंट मोटर, ठीक है, यानी दो समरूप प्रकार की शंट मशीन यानी मोटर और एक क्या होता है, जनरेटर, ठीक है, को संयोजित करके यह परीक्षण किया जाता है। यह परीक्षण पूर्ण लोड पर किया जाता है। ठीक है, अब देखिए जो स्विनबर्न परीक्षण है बिना लोड पे किया जाता है यानी निर्भर। ठीक है, और जो हाफकिंस परीक्षण है इसको क्या करते हैं हम लोग, पूर्ण लोड पर करते हैं। ठीक है,
शंट मोटर में कम्यूटेशन गुणों का अवलोकन हो जाता है। ठीक है, इससे ताप वृद्धि सीमा भी ज्ञात की जाती है। ठीक है, इससे क्या करते हैं हम लोग, ताप सीमा वृद्धि भी ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है साथियों, आगे चलिए, आगे देखते हैं मोटर की ब्रेकिंग। ठीक है, मोटर की ब्रेकिंग मतलब मोटर को हम लोग ब्रेक कैसे लगाएं। ठीक है, मान लीजिए मोटर चल रहा है, उसको अचानक रोकना है तो हम लोग कैसे रोकेंगे। तो साथियों चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं। देखिए डीसी मोटर की ब्रेकिंग, जो डीसी मोटर होता है साथियों, इसमें जो ब्रेकिंग होता है, पहला विधि हमारा क्या है, प्लगिंग विधि। मोटर की ब्रेकिंग के विधि में हमारा क्या है, पहला प्लगिंग विधि है। इसमें डीसी मोटर, ठीक है, फील्ड टर्मिनल के परिवर्तित करके इसको रोकते हैं। इसमें डीसी मोटर को हम क्या करते हैं, फील्ड टर्मिनल में परिवर्तित करके इसको क्या करते हैं, रोकते हैं। अब फील्ड टर्मिनल की परिवर्तित करने का मतलब होता है, मान लीजिए मोटर हमारा इस गति से चल रहा है। ठीक है, अब ज्यों ही इसके फील्ड पर जब परिवर्तित करेंगे तो जो गति होगी साथियों इस तरह से लगेगी। तो ये क्या होता है, मोटर पहले तो इस तरह से गति कर रहा था, तो अचानक इस तरह से करेगा तो मोटर क्या होता है साथियों, रुक जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ दिया है, इसमें टार्क विपरीत दिशा में उत्पन्न होती है जब हम प्लगिंग करते हैं, मतलब पॉइंट को बदलते हैं। ठीक है, ये प्लस था, ठीक है, ये माइनस है, मतलब ये माइनस था, ये प्लस था। ठीक है, मोटर चल रही है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको इस पे यहाँ दो तार लगा हुआ, इस तार को अब इस पे रख देते हैं, इस तार को इस पे रख देते हैं, तो यहाँ ब्रेकिंग लगने लगती है, क्योंकि इसका जो टार्क होता है वो विपरीत दिशा में काम करने लगता है। ठीक है, यहाँ देखिए मोटर रुकते ही सप्लाई बंद कर देनी चाहिए। ठीक है, अब इसका मुख्य कारण ये है कि अगर मान लीजिए हमारा मोटर इस दिशा में चल रहा है, ठीक है, अब इस दिशा में चल रहा है, अगर हम प्लगिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो प्लगिंग अगर करेंगे तो यहाँ एक विरोधी विद्युत वाहक बल इस तरह से काम करने लगेगा, ईएमएफ। ठीक है, तो मोटर तो रुक जाएगी। ठीक है, मोटर रुक जाएगी, लेकिन अगर हम सप्लाई को हटाते नहीं हैं, ठीक है, तो यह मोटर उल्टा चलने लगेगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पॉइंट लिखा भी हुआ है कि मोटर रुकते ही क्या करते हैं, सप्लाई को बंद कर देना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए, नीचे आते हैं हम लोग, नीचे आते हैं, यह एसी और डीसी, ठीक है, दोनों में लागू होता है। यहाँ देखिए थोड़ा गलत लिखा हुआ, दोनों पे लागू होता है। ठीक है, ये एसी और डीसी दोनों पे लागू होता है। ठीक है, यहाँ देखिए आर्मेचर धारा अधिकतम, मतलब IA बराबर V प्लस EB बटे R। ठीक है, विभव का मान क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, अब यहाँ साथियों जो रिहोस्टेटेड विधि है, यहाँ से हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, अब रिहोस्टेटेड विधि को हम लोग कल पढ़ेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो साथियों तब तक के लिए नमस्कार।